हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेंस एग्जाम्स के कंप्यूटर के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का। ठीक है, तो आज उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एआई की बात करेंगे आज। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में, उन सभी को देखेंगे। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस के बारे में, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक, उन सभी को आज हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे एजीटीए हो, जितने भी एग्जाम होना है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो जेई के पेपर में पूछा गया 2026 में ही, कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट को मॉडल करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू मॉडल एंड प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट्स। ये क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया गया था क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या फिर एसोसिएशन। ये टाइप ये क्या है? ये सभी मशीन लर्निंग टाइप्स है, एल्गोरिदम के टाइप्स हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, रिग्रेशन इसका राइट आंसर था। ठीक है, रिग्रेशन एल्गोरिदम का उपयोग जो है निरंतर या फिर संख्यात्मक आउटपुट यानी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए करा जाता है, प्रेडिक्ट करने के लिए करा जाता है। जैसे कि घर की कीमत हो गई, तापमान हो गया, भविष्य की बिक्री होगी, इन सभी के लिए जो है रिग्रेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करा जाता है। क्लस्टरिंग जो एल्गोरिदम है ये डेटा को समूह में बांटने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम होता है ये कैटेगरीज या फिर हाँ या ना, यस या और नो की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। एसोसिएशन जो एल्गोरिदम होता है वो डेटा के नियम्स यानी रूल्स, संबंधों को ओपन करने के लिए करा जाता है। इसमें पूछा गया था रिग्रेशन के बारे में, तो आंसर आपका यही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, जिसका नाम सुना होगा। आईओटी का फुल फॉर्म है, एक एग्जाम में यही पूछा गया था कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, जो कि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा गढ़ा गया था। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है केविन एस्टन ने गढ़ा था, या फिर बिंट सर्फ थे, या फिर रे टॉमलिंसन थे, या टिम बर्नर्स ली थे। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, केविन एस्टन। केविन एस्टन ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया गया। ठीक है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केविन एस्टन के द्वारा यह सब 1999 में दिया गया था। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैबल यानी P&G कंपनी में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के दौरान इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। वह उस समय सप्लाई चेन मैनेजमेंट में RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के इस्तेमाल को समझा रहे थे, जहां फिजिकल चीज़ों को इंटरनेट से जोड़कर ट्रैक किया जा सके। तो उसी में इन्होंने जो है क्या, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शब्द का जो है पहली बार इस्तेमाल किया था। टिम बर्नर्स ली कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेबल किए गए डेटा को से सीखता है, यानी which of the following is a type of machine learning where the model learns from label data। ठीक है, लेबल डाटा से जो मॉडल सीखता है, लर्न करता है, वो किस प्रकार का लर्निंग हो जाएगा? सुपरवाइज लर्निंग है क्या, या फिर नो लर्निंग होगा, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा, या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग होगा? इसका राइट आंसर था ए पार्ट, सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, लेबल्ड किए हुए डेटा से सीखता है तो सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग जो होता है मशीन लर्निंग का ही एक प्रकार है, जहाँ पर एक मॉडल में लेबल किए गए डेटा सेट को ट्रेन किया जाता है, यानी इनपुट के साथ साथ उसका सही आउटपुट भी दिया जाता है ताकि मॉडल सीख सके। तो ये सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग यानी कि NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन जो एक टर्म्स है, इसका क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन बना था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया था कि टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना क्या टोकनाइजेशन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है बड़ी लैंग्वेज फाइलों को कंप्रेस करना, या फिर रोबोट को शुरू करने के लिए सिक्के देना, या फिर यूजर पासवर्ड एनक्रिप्ट करना। तो टोकनाइजेशन का अर्थ क्या था, ये पूछा गया है। तो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट सही था इसका। टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या फिर वाक्यांश यानी फ्रेज या फिर वर्ड्स में बांटना, या फिर उनको इंडिविजुअल डिवाइड करना, स्प्लिट करना, तो वो हो जाता है आपका टोकनाइजेशन।
जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। टोकनाइजेशन का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों, वाक्यांशों या अन्य सार्थक तत्व जिन्हें टोकन कहा जाता है में विभाजित करना। एनएलपी एक मूलभूत कदम है जो टेक्स्ट को मशीन रीडेबल प्रारूप में बदलने में मदद करता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग जैसे विश्लेषण या मॉडलिंग हो गया इसको की जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? मतलब कि एआई जो है इसकी शुरुआत कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड या फिर फोर्थ जनरेशन? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन भी दिया गया, नन ऑफ दी एबव। आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन ही सही है क्योंकि एआई का इस्तेमाल इन चारों में नहीं हुआ था। आंसर ई पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एआई का इस्तेमाल जो हुआ है वो पाँचवीं पीढ़ी में कंप्यूटर में किया गया। नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग आपकी शुरुआत, इसमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सभी की शुरुआत जो है आपकी पाँचवीं पीढ़ी में किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन था आवश्यक अस्पतालों की संख्या को कम करके। जब आप अस्पताल को की संख्या को कम कर देंगे तो फिर कैसे कि जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सभी नागरिकों के लिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लागू करके, तो सभी नागरिकों के लिए अगर आप चेहरे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा देंगे तो ये भी जो है उसकी गुणवत्ता को ज़्यादा सुधारने से ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाएगा। सभी मैनुअल ट्रैफिक नियंत्रण नौकरियों को समाप्त करके, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को कंट्रोल करके और सुरक्षा को बढ़ाकर, तो ये हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था। अब एआई जो है स्मार्ट शहरों में विभिन्न तरीकों से किस प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है? पहला अगर देखें तो भीड़ प्रबंधन करना, जैसे कि एआई आधारित कैमरा हो गया, सेंसर डेटा के माध्यम से ट्रैफिक की निगरानी करना, उसका नियंत्रण कर सकता है। सुरक्षा बढ़ाना, एआई का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, रियल टाइम डेटा से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को तेज और सटीक सेवाएं देने में मदद कर सकता है। तो ये सभी काम जो है एआई के माध्यम से करा जा सकता है, जिससे कि मानव जीवन में गुणवत्ता को बेहतर से बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बनते हैं और आपको इस तरीके से तैयार करना है। ऑप्शन यह है कि इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना शामिल होता है। आत्म प्रभावकारिता यानी कि सेल्फ इफिकेसी। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की दूसरों से सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। सी ऑप्शन है कि यह भविष्य के करियर की सफलता के लिए प्रासंगिक नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि यह समस्याओं को हल करने में के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बारे में है। तो आत्म प्रभावकारिता की अगर बात करेंगे तो यह क्या करता है, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना सम्मिलित होता है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आत्म प्रभावकारिता जो है ये अल्बर्ट बंडूरा एक प्रस्तावित महोदय, ये क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, इनकी अवधारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति का अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में आपको सफलतापूर्वक कार्य करने की अपनी योग्यता का आकलन करना। ठीक है, यह व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों का सामना करने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी को सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक से। कथन दिया गया भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। रीजन इसका क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है कि एआई नैदानिक परिणामों को, ठीक है, एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। अब विकल्प इस तरीके से दिया गया था कि कथन सही है कि कथन कारण सही है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें जो कथन दिया गया था कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है, तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को हटाकर जो है नहीं किया जा रहा है, इसमें डॉक्टर के साथ साथ एआई को उसमें लगाया जा रहा है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। और कारण जो है इसका सही है। कारण दिया गया कि एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे और एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, तो इसका कारण सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चूंकि अब व्याख्या देखें तो भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को अपना रहा डॉक्टर की जगह, जिसका बयान जो ये था आंशिक रूप से सही नहीं था, क्योंकि एआई स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा है बल्कि उनकी सहायता कर रहा है। एआई का काम क्या करना है? सहायता करना, हेल्प करना, तो इसलिए वो गलत था। ठीक है, बाकी ये
जो है एआई ये परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। कथन सही है, क्योंकि एआई को क्षमता है कि वो बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सके। बिग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ये पैटर्न और संबंधों को पहचान कर सकता है, जिससे निदानी परिणामों में सुधार हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कथन कारक से ही था। इस तरीके से कथन दिया गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकती है। कारण इसका दिया गया कि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। अब इसमें क्या सही है? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन ए की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। व्याख्या अगर हम देखें तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वास्तव में उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करती है। वह उपयोगकर्ता की गतिविधि, रुचियां, पसंद, पिछले इंटरेक्शन या अन्य डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करती हैं ताकि उनके लिए सबसे प्रासंगिक कंटेंट दिखाया जा सके। इसके लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि यह प्रेडिक्ट किया जा सके कि कौन सा कंटेंट यूजर्स के लिए ज़्यादा आकर्षक और एंगेजिंग होगा। साथ ही ये प्रमोटेड या ऑर्गेनिक पोस्ट की रैंकिंग को भी प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें बताना था कि एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन यहाँ पे दिया गया है और तीनों में बताना कौन सा सही है। एआई के बारे में बातें करता है। यहाँ पे दिया गया है कि पहला दिया गया है एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें धोखाधड़ी जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो एआई कर सकता है। दूसरा है एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी है, तो समानार्थी नहीं है तीनों। ठीक है, एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को निजीकृत करने में मदद कर सकता है, तो बिल्कुल मदद कर सकता है। तो यहाँ पे 2 गलत था, बाकी जो है पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एआई का उपयोग वित्तीय संस्थान में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन तकनीकों की मदद से एआई लेनदेन में असामान्य गतिविधियों की पहचान, खरीदारी के आधार पर शॉपिंग अनुभव को पर्सनलाइज कर सकता है। जैसे अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स पर सुझाव दे सकता है। एआई एक व्यापक क्षेत्र जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आते हैं। ये समानार्थी नहीं है। डीप लर्निंग क्या है? एआई का एक उप समूह है। ठीक है, इसीलिए जो है कथन 2 गलत था। चलिए, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को हम कहते हैं ह्यूमनॉइड्स। क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमनॉइड्स जो है रोबोट होता है मानव के आकार जैसे दिखने वाला, जिसमें मानव के शरीर की नकल करता है, डिजाइन किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं है, क्योंकि रोबोट का गतिशील मॉडल जटिल और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ियों की उपस्थिति रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग नहीं की जाती? पाइथन प्रयोग किया जाता है, एलिस्प प्रयोग किया जाता है, पर्ल का उपयोग जो है आमतौर पर एआई के लिए नहीं करते हैं ये लैंग्वेज। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रोलॉग का भी इस्तेमाल करते हैं। लिस्प और प्रोलॉग तो भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जाता है, और पाइथन का भी उपयोग एआई में करा जाता है, लेकिन पर्ल का उपयोग इसमें नहीं करते। ठीक है, अब बिग डेटा प्रोसेसिंग से क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 3B में से एक नहीं है? इनमें से 3B मतलब वेराइटी, विजिबिलिटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, ये दिया गया है। इनमें से कौन सा एक बी का अर्थ इनमें नहीं निकलेगा? तो वेराइटी तो होता है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। विजिबिलिटी इसमें नहीं होता, वेलोसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, तो बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, 3B का मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी, इन्हीं 3 विशेषताओं के कारण डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। ठीक है, और विजिबिलिटी जो है बिग डेटा के 3B में शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न, बिग डेटा प्रोसेसिंग में इनमें से कौन सा डेटा वॉल्यूम या यूजर्स की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलेबिलिटी। ये स्केलेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वह क्षमता होती है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक संसाधन जैसे कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क क्षमता के साथ आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे समर्थन और कार्य क्षमता प्रभावित न हो। अगला प्रश्न, वितरित कंप्यूटर वातावरण बड़े डेटा सेट को यानी बिग डेटा सेट को संग्रहित यानी कि स्टोर करना और प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है?
वो बताना था, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इस बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए बड़े डेटा को, वो कौन सा फ्रेमवर्क है? तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, उसका नाम है अपाचे हडूप। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करना और प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ये HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और MapReduce जैसे घटकों पर आधारित होता है, जो बड़े डेटा सेट को वितरित और समानांतर रूप से प्रोसेसिंग करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFS में कौन सा घटक या कौन सा कंपोनेंट्स डेटा प्रतिकृति यानी कि डेटा रेप्लिकेशन का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो इनमें से कौन सा वो घटक हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट्स हो जाएगा जो ये काम करता है? तो वो हो जाएगा नेम नोड। क्या नाम उसका? नेम नोड नाम है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेम नोड जो होता है HDFS सिस्टम में मास्टर नोड होता है, जिसमें ये फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्रबंधित फाइलों और ब्लॉक के स्थान की जानकारी शामिल करती है तथा डेटा नोड को डेटा प्रतिकृति और डेटा ब्लॉक की देखरेख करने के लिए निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? डेटा प्रोसेसिंग की कौन सा वर्दीनेस इसमें से होता है? ट्रस्ट वर्दीनेस है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वेरासिटी माने सत्यता होना चाहिए, वेलोसिटी, वेराइटी, वैल्यूम। तो डेटा की विश्वसनीयता जो होती है वेरासिटी से आती है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिग डेटा के 4 प्रमुख पहलुओं में एक सत्यता यानी वेलोसिटी होती है, जो डेटा प्रोसेसिंग की विश्वसनीयता और सत्यता को दर्शाता है, जबकि वॉल्यूम डेटा की मात्रा को दर्शाता है, वेग जो है डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को दर्शाता है, और वैरायटी जो होता है विभिन्न प्रकार के डेटा की मौजूदगी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से डेटा साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सबसे सुरक्षित तरीका इनमें से? तो एन्क्रिप्शन के साथ पब्लिक क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। डेटा साझाकरण के लिए भौतिक प्रक्रिया लागू करना बिल्कुल गलत है ये भी। इसके अलावा इसमें अन्य ऑप्शन जो है दिया गया है, पासवर्ड की सुरक्षित फाइलों के साथ ईमेल पर डेटा साझा करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी सही है, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। ब्लॉकचेन तकनीक जो होती है एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति देती है। यह स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदर्श है। ब्लॉकचेन में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जा सकता है और यह अपरिवर्तनीय होता है, जो डेटा की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वचालित डेटा प्रतिकृति यानी कि डेटा रेप्लिकेट सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है HDFS, ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका फुल नाम है, जो कि ये उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा कौन सी भाषा में लिखा गया है? अपाचे हडूप जो फ्रेमवर्क है इसका एक बड़ा हिस्सा जो है जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, जावा लैंग्वेज। ठीक है, अपाचे हडूप जावा लैंग्वेज में लिखा गया, जिसमें सी में कुल मूल कोड है और कमांड लाइन उपयोग करते हुए सेल स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है। अब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बुनियादी मशीन लर्निंग क्रिया में चरणों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? ठीक है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन बेसिक मशीन लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें जो होता है पहले डेटा को इनपुट किया जाएगा, फिर उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा, इसके बाद उसको जनरलाइजेशन किया जाएगा। तो ये होता है बेसिक प्रक्रिया, बेसिक मशीन लर्निंग प्रोसेस। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों के सही क्रम में देखें तो सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और मॉडल में इनपुट किया जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्शन यानी इस चरण में डेटा से फीचर्स निकालकर मॉडल को ट्रेन किया जाता है। फिर जनरलाइजेशन यानी इसमें ट्रेन किया गया जो मॉडल है नए डेटा पर प्रदर्शन करता है और सामान्यीकरण की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार ये इसका जो है प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने को आया था, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है और पर्यवेक्षित अधिगम यानी सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आया था। चलिए मिलान करते हैं। पर्यवेक्षित अधिगम यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे तो लेबल किए गए जो इनपुट आउटपुट अधिगमों से अधिगम जो प्राप्त होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होता है इसमें क्या होता है कि लेबल किए गए डेटा को बिना लर्निंग के, ठीक है, लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम यानी कि लर्निंग विदाउट लेबल डेटा होता है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत होता है।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी कि सुदृढ़ीकरण अधिगम की बात करेंगे तो लेबल किए गए यानी परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, ठीक है, परीक्षण और त्रुटि यानी लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर के माध्यम से, उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से जो लर्निंग होता है, ठीक है, यानी लर्निंग थ्रू लेबल एंड अनलेबल डेटा, उसको सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है कथन कारक से। यहाँ पे कथन दिया गया है कि सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। कारण इसका दिया क्योंकि सुदृढ़ीकरण मतलब री लर्निंग के एल्गोरिदम की पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्यों गलत है, इसकी व्याख्या देखते हैं रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट जो होता है सीखने में एजेंट परीक्षण त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। ये तरीका व्यवहार के आधार पर पुरस्कार प्राप्त करना और उसके अनुसार अपने फैसले को संशोधित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। रीइंफोर्समेंट सीखने के एल्गोरिदम पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके अलावा ये अप्राकृतिक पर्यवेक्षण यानी अनसुपरवाइज्ड सुपरविजन के तहत रिवार्ड सिग्नल के आधार पर काम करता है। इसलिए कथन सही था और कारण गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ए दिया गया है कि सभी पारंपरिक सुरक्षा उपायों को एक ही एल्गोरिदम से प्रतिस्थापित कर देंगे तो मशीन का लाभ उठा सकते हैं। मशीन लर्निंग का बिल्कुल नहीं उठा सकते तो गलत हो जाएगा। असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों के संकेत दे सकते, तो हाँ बिल्कुल इससे उठाया जा सकता लाभ, मतलब साइबर सुरक्षा को के लिए ये सही है मशीन लर्निंग। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मशीन लर्निंग का उपयोग जो है साइबर सुरक्षा में मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि ये बड़े डेटा सेट में असामान्य गतिविधियां और पैटर्न की पहचान कर सकें जो संभावित हमले हो गए या खतरे हैं उनको संकेत हो सकते हैं। ठीक है, यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणालियों से अधिक लचीला और अनुकूल होता है। इसका उपयोग फिशिंग हमला हो गया, ठीक है, यानी फिशिंग अटैक, मेलवेयर गतिविधियां हो गई या डीडॉस अटैक हो गया, इसका पता लगाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। उसको कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग करना। क्या कहते हैं उसको? प्रक्रिया को फाइन ट्यूनिंग करना कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग में फाइन ट्यूनिंग का मतलब है किसी नए संबंधित कार्य के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करने की प्रक्रिया। इसमें एक मॉडल शामिल होता है जिसे एक बड़े सामान्य डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया और फिर इसे एक छोटे कार्य विशिष्ट डेटा सेट पर आगे फाइन ट्यूनिंग किया जाता है। ये मॉडल को अपने सीखे गए फीचर्स को नए कार्य के लिए बेहतर ढंग से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिसे मूल प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए पहला आंसर दिया गया है कि मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग का उपयोग केवल कंप्यूटर विजन कार्य में, तो केवल जहाँ आ जाए शब्द वहाँ पे डाउट हो जाता है। ठीक है, मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उप समूह है, मतलब एआई का एक उप समूह है, तो ये इसके बारे में सही बातें हैं। ठीक है, एआई का एक समूह है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से बेहतर नहीं हो सकते, तो ये गलत है। सभी मशीन लर्निंग के कार्य करने की एक बड़ी मात्रा में लेवल डेटा की आवश्यकता होती है, भी गलत। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए सही है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सब सेट है, यानी उप क्षेत्र जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न और संबंध ढूंढते हैं या फिर उन पैटर्नों का उपयोग नए डेटा पर भविष्यवाणियां और निर्णय लेने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो वो फ्रेमवर्क का नाम है टेंसर फ्लो। क्या नाम है? टेंसर फ्लो। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टेंसर फ्लो जो है ये गूगल के द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे
प्रभावी, यानी हुईच मशीन लर्निंग मॉडल इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क इन सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यूज। तो डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यूज के लिए कौन सा मॉडल सबसे प्रभावी, सबसे अच्छा है, तो वो है LSTM, मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क जो होता है, ये सबसे प्रभावी है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मशीन लर्निंग में शामिल है, क्या शामिल है, जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है, इसमें से कौन सा चीज़ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एल्गोरिदम शामिल होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए के मीन्स एल्गोरिदम किस प्रकार का एल्गोरिदम है, के मीन्स एल्गोरिदम जो होता है एक प्रकार का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, के मीन्स एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसमें डेटा को कुछ समूहों में विभाजित किया जाता है। ये एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम होता है जिसमें हम पूर्वानुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें हमें ये डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों का उपयोग करके उन्हें कुछ समूहों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द के डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दोनों में से हमें डिफरेंस बताना है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मुख्य अंतर क्या है इनमें से। पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, दिया गया है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तुलना में सस्ता है, तो ये मुख्य अंतर है क्या। दूसरा है कि पर्यवेक्षित अधिगम के लिए यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क्स की आवश्यकता होती है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए नहीं होती। तीसरा है कि पर्यवेक्षित अधिगम यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग केवल बड़े डेटा सेट के साथ काम कर सकता है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं करता। चौथा है कि पर्यवेक्षित अधिगम यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है बिना लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है। तो यहाँ पे इसके लिए सही जो बीच मुख्य अंतर है, यही अंतर है डी ऑप्शन। ठीक है, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है वो क्या करता है, लेबल वाले डेटा का इस्तेमाल करता है, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है बिना लेबल वाला डेटा इस्तेमाल करता है। तो यही अंतर है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल आवश्यकता, अभी ऊपर बात हुई इसके बारे में। ठीक है, दूसरा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल के पैटर्न की पहचान करते, तो ये भी सही है, इसके बारे में मुख्य अंतर यही, दोनों में यही चीज़ें हैं। इसके बाद तीसरा है कि री लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि सम्मिलित होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, री में रिवार्ड एंड पेनाल्टीज के माध्यम से जो है फीडबैक होता है। चौथा, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग केवल बड़े लेबल वाले डेटा सेट के लिए किया जाता है, तो ये सही है कि गलत है, तो ये हो जाएगा गलत। सेमी जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है केवल जहाँ ओनली आ जाए या केवल आ जाए वहाँ पे डाउट हो जाता है, तो केवल बड़े लेवल डेटा के सेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दोनों के लिए करा जाता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है, यानी कि आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है बड़े लेवल वाले डेटा सेट तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग छोटे लेवल वाले डेटा और बड़े अनलेबल डेटा संयोजन के लिए किया जाता है, इसीलिए गलत था। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन, IoT आर्किटेक्चर में IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा हो जाएगा जो इनके बीच एक क्लाउड और किसके बीच जो है एक सेतु के रूप में काम करता है। क्वेश्चन यहाँ पे 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट होगा सेंसर और क्लाउड के बीच एक सेतु का काम करता है IoT, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IoT आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो IoT जो होता है गेटवे सेंसर यानी कि डिवाइस और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। गेटवे सेंसर से डेटा एकत्र करता है और उन्हें जो है प्रोसेस करता है, फिर उस डेटा को आगे विश्लेषण और स्टोरेज के लिए क्लाउड पर भेजता है। यह विभिन्न डिवाइस को एक एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने और उनके प्रोटोकॉल के बीच अनुवाद करने में भी मदद करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डिवाइस एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। ठीक है, चलिए IoT का विस्तार करने मतलब IoT का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पे IIoT का फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, IoT का फुल फॉर्म तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, लेकिन IIoT का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका होता है आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संचारित करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है। तो डेटा को अगर ट्रांसमिट करना है ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वो किसका इसमें से किसका इस्तेमाल करता है, तो ये करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का इस्तेमाल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, RF वेव का इस्तेमाल करता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कम दूरी के लिए इस्तेमाल करता है ब्लूटूथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे
लोरा बेन, ठीक है, लोरा बेन होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। लोरा बेन मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ये विशेष रूप से कम बिजली खपत और लंबी दूरी लॉन्ग रेंज के लिए कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा। ये विशेषताएं इसे IoT अनुप्रयोग जैसे स्मार्ट कृषि हो गया, पर्यावरण निगरानी हो गया, ऐसे ट्रैकिंग के लिए आदर्श बनाती है, जहां उपकरण को लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करते हुए लंबे समय तक बैटरी पर चलने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी अनुप्रयोग के लिए जो है बढ़ाया जा सके? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो वो होता है जायरोस्कोप, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही है। जायरोस्कोप जो होता है सेंसर होता है, मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सेंसर गेमिंग, संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी AR जिसको कहते हैं, ये अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए जो है भूमिका निभाता है। जबकि प्रॉक्सिमिटी जो होता है सेंसर, ये फोन और उपयोगकर्ता के बीच की दूरी को पहचानता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है? ठीक है, RFID का फुल फॉर्म बताना यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि ए पार्ट में ही लिखा हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, RFID का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID एक तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुएं, व्यक्तियों की पहचान ट्रैकिंग करने में मदद करती है। यह IoT में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट लॉजिस्टिक हो गया, ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ऑटोमेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है? अमेजन द्वारा प्रदान किया गया इनमें से वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है AWS IoT कोर। ठीक है, आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। IoT कोर जो है अमेजन वेब सर्विस यानी कि AWS कहते हैं, इसके द्वारा प्रदान किया गया एक IoT प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग करने में मदद में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं? इनमें से IoT डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा? फिटनेस ट्रैकर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इस डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होता है, स्मार्ट थर्मोस्टेट भी होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है IoT का डिवाइस का ये उदाहरण नहीं है IoT डिवाइस का। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, आमतौर पर IoT डिवाइस नहीं माने जाते, क्योंकि वह मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। चलिए, IoT डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? तो IoT डिवाइस में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है ब्लूटूथ का। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है ये वायरलेस संचार के लिए प्रोटोकॉल होता है, जो कि ये IoT डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर इसका विविध से रिलेटेड है, मतलब कुछ विविध चीज़ें जो पूछी गई मिसलेनियस में, इसमें इसको भी देख के आज इसी वीडियो में एंड करते हैं इसको। MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो ये फाइल के माध्यम से होता है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, लेखपाल में पूछा गया था। ठीक है, और फाइल टाइप का उपयोग इसलिए किया जाता है बैक स्टेज व्यू को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? इनमें से तो कौन सा हडूप हो जाएगा वो? तो उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्कूप। स्कूप होता है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। स्कूप हडूप जो होता है इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण यूटिलिटी टूल है, जिसका उपयोग RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, इसमें स्ट्रक्चर डाटा को HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कार्य करता है। फ्लूम जो है लॉग और स्ट्रीमिंग डेटा ट्रांसफर करता है। जू कीपर जो है कोऑर्डिनेशन सर्विस है, और OJV जो है वर्क फ्लो शेड्यूलर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो इनमें से हो जाएगा लिब्रे ऑफिस का .odt। आंसर यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का क्या होता है? .odt होता है, ये याद रखिएगा। ODT का पूरा नाम है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाकर सेव करते हैं तो सामान्यतः .odt फॉर्मेट में सेव हो जाता है। MS वर्ड का .docx होता है, ये सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? ये भी लेखपाल में पूछा गया। ठीक है, MS पावर पॉइंट का आविष्कार ये किया गया था रॉबर्ट गैरिक्सन के द्वारा और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1987 में इसका आविष्कार हुआ था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इस सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RIP संस्करण में RIP वर्जन 2 में OX 4x का AFI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर का मान क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन काफ़ी है, इस तरीके से हार्ड लेवल
किस तरह पूछा जाएगा, इस तरीके का आएगा तो एन ऑथेंटिकेशन एंट्री, इसका राइट आंसर ए पार्ट से मिल जाएगा। ठीक है, RIP संस्करण या RIP वर्जन 2 में यदि एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर फील्ड का मान OXFF ऑल लॉन्ग्स वंस है तो यह दर्शाता है कि रूट एंट्री में प्रमाणीकरण डेटा शामिल है, ना कोई अन्य रूट एंट्री। ठीक है, और AFI OS 4/4 का मतलब ये एक प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन एंट्री की उपस्थिति की पहचान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MPEG वीडियो कंप्रेसर में GOP का फुल फॉर्म क्या होगा? GOP का फुल फॉर्म क्या होता है इसकी? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर रिबन के किस टैब में एक्सेस किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 का ए पार्ट ये व्यू टैब में होता है, यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? तो इस्तेमाल करती है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न में मिलान करना है। एल्गोरिदम दिया उनके प्राथमिक उद्देश्य, जैसे कि द जस्ट का एल्गोरिदम है, ठीक है, AES है, क्विक सॉर्ट है, पेज रैंक है, ये सब मिलान करना था यहाँ पे। चलिए इसका मिलान करते हैं। द जस्ट का एल्गोरिदम जो है ये क्या है? ग्राफ में सबसे छोटा पाथ ढूंढता है। AES जो होता है डेटा का सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट जो होता है डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। पेज रैंक जो होता है ये प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से आया था कुछ इस प्रकार। कथन इसका दिया गया कि एरे एक प्रकार का डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को स्टोर करता है। कारक इसका दिया गया क्योंकि एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके इंडेक्स तरीके से संग्रहित किया जाता है। अब मैं बताना था कौन सही कौन गलत। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही था। कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। एरे एक ऐसा डेटा टाइप जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 होता है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? इनमें से यहाँ पे दिया गया असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग क्या होता है? दूसरा ऑप्शन है डेटा एनकैप्सुलेशन एंड मॉड्यूलिटी, तो यही आंसर इसका राइट आंसर था, बी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मॉड्यूलिटी शामिल होता है। इनमें से डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलिटी विशेष रूप से OOP से जुड़ी हुई है क्योंकि वह डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रूप से रखने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? तो ये करा जाता है इनकैप्सुलेशन के माध्यम से। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास में छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? इनमें से तो वो होता है डायनेमिक बाइंडिंग। इसका मतलब होता है रन टाइम पर मैसेज जो है संलग्न करना। रन टाइम के दौरान वाले बाइंडिंग को डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है। डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग या इन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो वह मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? किसका इनमें से नाम समान हो जाए? तो कंस्ट्रक्टर जो होता है इसका नाम क्लास के नाम के समान होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंस्ट्रक्टर क्या एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करा जाता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए किया जाता है। इसका वही नाम है जो उस क्लास का है जिसमें वो रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो इनमें से अगर हम देखें तो ओवरलोड हो सकता है डी ऑप्शन, फंक्शंस को किया जाता है। डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? इनमें से तो पर्ल क्या है? पर्ल भाषा होती है कि नहीं होती है? तो पर्ल जो है भाषा होती है। रूबी, पाइथन, सी जो है इसमें क्या है? प्रयोजन उन्मुख जो है भाषा नहीं होती।
वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन कंप्यूटर जो है ये IBM के द्वारा बनाया गया, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको सभी को पता है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में ईस्ट वेस्ट को रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उस मोबाइल का नाम है इकोर यात्रा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है या नहीं है? C++ दिया गया, ऑब्जेक्टिव सी दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो C++ भी होती है, ऑब्जेक्टिव सी भी होती है, C हैशटैग भी होती है, लेकिन @ कोई भाषा नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। चलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे क्या कहा जाता है? उसका नाम है रीयूनाइट, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो रीयूनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इनमें से उदाहरण हो जाएगा ओरेकल, RDBMS, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण, आंसर ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया था नोएडा में, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, 2018 में किया गया था, तो उसी समय पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। 2016 की बात है जब किया गया था, ये भी करेक्ट सही क्वेश्चन था। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था मोदी टेल्स्ट्रा के द्वारा भारत में प्रथम मोबाइल सेवा कंपनी है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 1995 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन नरसिम्हा सरकार के टेलीकॉम मंत्री सुखराम को मोबाइल कॉल करके इसकी शुरुआत की थी। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? इनमें से कोबोल होता है, फोर्ट्रान भी होता है, पास्कल भी होता है, लोटस इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लोटस क्या है? एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है लोटस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए जो है प्राप्त अभीष्ट है? तो वो लैंग्वेज कौन सा जो इस्तेमाल किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एडा लैंग्वेज। ठीक है। एडा लैंग्वेज जो है पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अच्छा एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। एक सामान त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का फुल फॉर्म क्या है? CRC का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो यहाँ पे इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का भाषा जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी है? कोबोल की बात करेंगे तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है, व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर, तो आंसर यहाँ पे इसका ए पार्ट करेक्ट है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं का उपयोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो वो करा जाता है फोर्ट्रान का। फोर्ट्रान जो होता है ये फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका विकास 1950 में JW बेकस ने किया था। ठीक है। जो कि इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं से किया जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है। और आज का वीडियो में प्रिंट होता है, इस हिसाब से पूरा कंप्यूटर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा यूपी स्पेशल, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और अगला वीडियो हम यूपी स्पेशल लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।